नमस्कार, स्वागत आपका 5 शहर 5 खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से 5 बड़ी खबरें आपको बताने जा रहे हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। तो 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र की। आखिर 6 महीने के भीतर विधानसभा सत्र बुलाना क्यों जरूरी हो गया है और इसको लेकर असमंजस की स्थिति क्यों बनी हुई है, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। दूसरी खबर में बात होगी मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की, जिसकी तैयारियों को लेकर राजनीतिक दलों के साथ साथ अब चुनाव आयोग ने भी कमर कस ली है। तीसरी खबर भोपाल से है, जहां 3 तलाक के मामले में पहला केस दर्ज हुआ है। चौथी खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम की, जहां एक बार फिर मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। और पांचवी और अंतिम खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर से, जहां भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र की। तो मध्य प्रदेश विधानसभा का अगला सत्र 23 सितंबर से पहले होना जरूरी है, लेकिन अब तक इस संबंध में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस संबंध में विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक एनपी प्रजापति ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर 6 महीने के भीतर विधानसभा का दूसरा सत्र बुलाने की संवैधानिक बाध्यता बताते हुए विधानसभा सत्र तुरंत बुलाने की मांग की है। सीएम शिवराज ने 24 से 27 मार्च तक के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया था, जिसमें उन्हें बहुमत साबित करना था। कोरोना संक्रमण के कारण ये संक्षिप्त सत्र 4 बैठकों का बुलाया गया था। इसमें विपक्षी दल कांग्रेस के सदस्य नहीं पहुंचे और 9 मिनट में शिवराज सिंह चौहान ने बहुमत साबित करने के बाद सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद 20 से 24 जुलाई तक के लिए मानसून सत्र बुलाया गया था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से सर्वदलीय बैठक में इसे निरस्त कर दिया गया। अब मध्य प्रदेश विधानसभा के सामने संवैधानिक संकट है, क्योंकि 6 महीने के भीतर विधानसभा का सत्र बुलाया जाना जरूरी है। अब तक विधानसभा की 5 बैठकें हुई हैं। राजनीतिक परिस्थितियां और कोरोना महामारी के कारण मध्य प्रदेश के संसदीय इतिहास में इस बार विधानसभा की सबसे कम 5 बैठकें हुई। 2 बैठकें कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में 16 और 17 जनवरी और 16 और 20 मार्च को हुई थी। इसके बाद शिवराज सरकार ने बहुमत साबित करने के लिए 24 मार्च को बैठक की थी। तो विधानसभा का ये सत्र बुलाना क्यों जरूरी है, इसके पीछे क्या तर्क दिए जा रहे हैं, क्या वैधानिक चीजें हैं, तमाम चीजों को समझने के लिए हम वैभव गुप्ता, हमारे विशेष संवाददाता का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। जरूरी भी है विधानसभा का सत्र बुलाना, काफी काम पेंडिंग है जो जरूरी है, और ऐसे में 6 महीने के अंदर से बुलाना, लेकिन क्या वजह और आप समझ रहे हैं वैभव, क्या कुछ वैधानिक बातें कही जा रही हैं? बिल्कुल, जो सबसे बड़ी समस्या है कोरोना का संकट इस वक्त, चूंकि हम लगातार देख रहे हैं कि प्रतिदिन राजधानी भोपाल में भी 100 से 125 कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। इससे पहले जो सर्वदलीय बैठक की थी बजट सत्र को लेकर, प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जहां पर कमलनाथ भी इस बैठक में शामिल थे, शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा। सब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने पूरा ब्रीफ किया था सर्वदलीय बैठक में कि अगर माननीयों को विधानसभा सत्र के लिए बुलाया जाता है तो उनके कोरोना संक्रमण से ग्रसित होने का खतरा बहुत ज्यादा है, क्योंकि उस वक्त 102 मंत्री, उसके साथ ही कई विधायक भी कोरोना की चपेट में आ चुके थे। तो उस वक्त कोरोना संकट का हवाला देकर सर्वदलीय बैठक में इस बात का फैसला लिया गया कि जब तक संकट खत्म नहीं हो जाता तब तक तो विधानसभा के सत्र को नहीं बुलाया जाएगा। और यही अब एक संवैधानिक संकट बनता जा रहा है, क्योंकि 2 सत्रों के बीच में 6 माह से ज्यादा का डिफरेंस नहीं हो सकता। और यही एक कारण है कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान में जो कांग्रेस के विधायक हैं एनपी प्रजापति, वो लगातार मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कि आपको सत्र बुलाना चाहिए, कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए सत्र को बुलाना चाहिए, क्योंकि अगर सत्र को नहीं बुलाएंगे तो संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। हालांकि सरकार के द्वारा लगातार संविधान के विशेषज्ञ होते हैं उनसे चर्चा की जा रही है, कोई नया रास्ता खोजने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लगता नहीं, क्योंकि इससे पहले 93 में एक बार ऐसा वाकया हुआ था जब राष्ट्रपति शासन की बात की जा रही थी। उस वक्त जो विधानसभा का सत्र है उसमें इतना डिले हुआ था, लेकिन इस वक्त कोरोना का संकट, और दूसरी ओर जो कांग्रेस है वो यही कह रही है कि अनलॉक की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, बाजार खुल रहे हैं धीमे धीमे, तो संकट के साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सरकार को सत्र को बुलाना चाहिए। और एक नियम होता है कि 1 माह का पहले राज्यपाल सत्र के संबंध में अधिसूचना जारी करते हैं, ताकि विधायकों को जनहित के सवाल पूछने का मौका मिल सके। तो उस नियम को जरूर उसमें थोड़ा सा बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि संसार सदन सशक्त हो चुके हैं। आप मेल के जरिए
और इसके साथ टेलीफोन के जरिए जो विधायक होते हैं उनको सूचना पहुंचा सकते हैं, ताकि विधायक समय रहते जनहित के सवालों को विधानसभा में उठा सकें। तो संवैधानिक संकट जरूर खड़ा हुआ, लेकिन सरकार भी संवैधानिक जो विशेषज्ञ होते हैं उनसे चर्चा करके इस मामले का कोई हल खोजने की कोशिश लगातार कर रही है। बिल्कुल, और ऐसे में कई तमाम चीज़ें और कई ऐसे फैसले लेना भी आवश्यक होंगे, लेकिन विपक्ष की मौजूदगी भी ज़रूरी है। पहले हमने देखा था कोरोना काल ही चल रहा था वैभव, और कुणाल चौधरी जब बहुमत साबित करना था वो पीपीई किट में पहुंचे थे, और इस दौरान भी हमने देखा कई ऐसे पॉलिटिशियन चाहे वो बीजेपी के हों कांग्रेस के, संक्रमित हुए हैं जो विधानसभा में मौजूद होते हैं, विधानसभा सदस्य हैं। अब ऐसे में आने वाले, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, आने वाले समय में पूरी मुस्तैदी के साथ तमाम चीज़ों का पालन करते हुए, क्योंकि इतना भी स्पेस नहीं है कि इतनी तादाद में विधायक वहाँ बैठ जाएं, तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी? व्यवस्था में तब्दीली करना जरूर सरकार चाहती है, लेकिन व्यवस्था में तब्दीली सरकार कर नहीं सकती, क्योंकि जो विधानसभा का जो मेन हॉल है जहाँ पर विधायक बैठते हैं, वहाँ प्रत्येक विधायक के बैठने की जो स्थान होता है वो पहले से ही नियत होता है, और आप जो कक्ष होता है उसको आप बड़ा या छोटा नहीं कर सकते। और चूंकि विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा, बड़े दिनों बाद विधानसभा के सत्र को बुलाया जा रहा है, तो बिल्कुल पॉसिबल है कि पूरी संख्या में जो विधायक होते हैं वो वहां पर पहुंचेंगे। हालांकि जो विधायक कोरोना के संक्रमण का उस वक्त ग्रसित रहेंगे वो जरूर नहीं आ पाएंगे, इनको क्वारंटाइन किया जाएगा, होम आइसोलेट भी किया जा सकता है। लेकिन जो बदलाव करने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही, क्योंकि जो ICMR की गाइडलाइन है कि सोशल डिस्टेंसिंग के तहत एक निश्चित दूरी पर ही लोग एक दूसरे से बैठकर बातचीत कर सकते हैं, आप मास्क पहना सकते हैं, सैनिटाइजर का उपयोग करा सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को कैसे पूरी तरीके से उसका पालन कर पाएं, क्योंकि बड़ी संख्या में विधायक तो आते ही हैं, इसके साथ ही जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं जो कि विधानसभा सचिवालय में काम करते हैं, जो कि सवाल जवाब का जो दौर होता है, जो विधायक आते हैं उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखते हैं, तो उन्हें भी कोरोना के संक्रमण से बचाना। और फिलहाल हम देख रहे हैं कि राजधानी भोपाल में जब प्रतिदिन 100 से 125 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, ऐसे में अगर करीबन 500 लोगों का जमावड़ा एक स्थान पर लगता है तो कहीं ना कहीं कोरोना का संक्रमण और भी ज्यादा तेजी से फैल सकता है। हालांकि सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही है कि क्योंकि कोरोना जैसा संकट पहले कभी आया नहीं, ना ही इसके बारे में कभी किसी ने सुना था, वो संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इस संकट के हिसाब से हल खोजने की कोशिश सरकार हर तरीके से कर रही है। चलिए, आप बने रहिएगा हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपसे बातचीत होगी। फिलहाल हमें अगली खबर की ओर रुख करना होगा। तो बता दें आपको, मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर आगामी उपचुनाव को लेकर एक तरफ जहां राजनीतिक दल रणनीति पर काम करने लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने भी तैयारियों को लेकर कमर कस ली है। कोविड-19 के बीच निर्वाचन आयोग ने तय कर लिया है कि 2225 बूथ बढ़ाकर चुनाव कराए जा सकते हैं। अगले सप्ताह भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से कोविड प्रोटोकॉल से जुड़ी गाइडलाइन भेज दी जाएगी। मंगलवार से ही रिटर्निंग अधिकारी और ARO की ट्रेनिंग प्रारंभ हो जाएगी और ये रविवार तक चलेगी। बताया जा रहा है आयोग ने सभी 18 जिलों के कलेक्टर से इसकी तैयारियों के बारे में पूछताछ की है और अपनी ओर से सहमति दे दी है। सूत्रों का कहना है अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में चुनाव हो सकते हैं। जल्द चुनाव की संभावना को देखते हुए भाजपा ग्वालियर चंबल संभाग में सक्रिय हो गई है। केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि बिहार चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के साथ बाकी राज्यों के उपचुनाव हो जाएं। इसके नतीजे का फायदा चुनाव में मिल जाएगा। भाजपा 22 अगस्त से बड़े कार्यक्रम करने जा रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भी स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती पर मेरा वार्ड मेरा परिवार अभियान की शुरुआत कर दी है, जिसके जरिए कांग्रेस की नजर 27 विधानसभा सीटों के प्रत्येक वार्ड पर रहेगी। और एक बार फिर से इन उपचुनाव की तैयारियों को लेकर और मेरा वार्ड मेरा परिवार तमाम तरह के अभियान जो चल रहे हैं पार्टियों की तरफ से, उनको समझने की कोशिश करेंगे। वैभव गुप्ता एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। उपचुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है दोनों ही दलों के लिए और चुनाव आयोग के लिए भी, क्योंकि कोरोना काल है और ऐसे में चुनौतियाँ उनके सामने की तमाम चीज़ों का ध्यान रखते हुए बूथ को बढ़ा रहे हैं, वो प्रयास उनके हो रहे हैं। लेकिन खबरें ये भी कि अक्टूबर में ये चुनाव संभव हो सकते हैं। और आगे क्या कुछ जानकारी है वैभव आपके पास उपचुनाव को लेकर? जो सूचना मिल रही है, जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में मध्य प्रदेश की जो 27 विधानसभा सीटें हैं जहां पर उपचुनाव हुए हैं, वहां पर उपचुनाव की संभावनाएं चुनाव आयोग के द्वारा टटोली जा रही हैं। ARO की ट्रेनिंग भी मंगलवार से शुरू हो जाएगी। 2225 बूथों की संख्या इसलिए भी बढ़ाई गई है ताकि लोग, हम कई बार देखते थे कि एक बूथ पर 1700-1800 लोग मतदान करने के लिए पहुंचते थे। ऐसे में कोरोना के संक्रमण फैलने का डर भी था, तो बूथों की संख्या बढ़ाकर प्रत्येक बूथ पर जो मतदाता की संख्या होती है उसको लिमिटेड करने की कोशिश चुनाव आयोग के द्वारा की गई है। बीजेपी के द्वारा 22, 23 और 24 तारीख को ग्वालियर चंबल संभाग पर विशेष फोकस किया जा रहा है।
ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, वी.डी. शर्मा के साथ बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो ग्वालियर चंबल संभाग में मौजूद रहेंगे, जहां पर बीजेपी का सदस्यता अभियान चलाया जाने वाला। इस तरह से बीजेपी ग्वालियर चंबल संभाग में अपने आप को मजबूत करना चाहती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए प्रतिष्ठा का सवाल ये उपचुनाव बन गया है। वहीं कांग्रेस ने भी इन चुनावों को लेकर कमर कस दी है। मेरा वार्ड मेरा अभियान, मेरा परिवार नामक एक अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के माध्यम से कांग्रेस इन 27 विधानसभा की जिनका उपचुनाव होना है उसके प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक जनता तक पहुंचना चाहती है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई जाए कि वार्ड में जितने भी लोग हैं, जितने भी परिवार रहते हैं, उसकी प्रत्येक के घर तक जाए, उसे बताएंगे कि मध्य प्रदेश में जो सत्ता का बदलाव हुआ है, सत्ता परिवर्तन जो हुआ है, इसके पीछे का कारण क्या है, किस तरीके से सिंधिया के द्वारा पार्टी के साथ दगा किया गया और क्या आधार बनाया गया। तो कांग्रेस जहां मेरा वार्ड मेरा परिवार के अभियान के नाम पर अपनी कमर कस चुकी है, वहीं बीजेपी ने भी ग्वालियर चंबल संभाग में सदस्यता अभियान चलाकर उस चुनाव को लेकर अपनी जो कार्यकर्ताओं की फौज है उसमें संख्या बल और ज्यादा बढ़ती करने की कोशिश बीजेपी ने कर दी है। चलिए, आप बने रहिए वैभव। बात अगली खबर की। राजधानी में 25 लाख रुपए की मांग को लेकर परेशान कर रहे शौहर ने व्हाट्सएप कॉल पर बीवी को 3 बार तलाक बोल दिया। पत्नी और परिजनों की समझाइश के बाद भी पति नहीं माना तो मामला थाने पहुंच गया। कोइफिजा थाना पुलिस ने भी तत्काल मामले की जांच कर आरोपी पति के खिलाफ केस दहेज एक्ट और मुस्लिम विवाह अधिनियम के तहत दर्ज कर लिया। भोपाल में 3 तलाक मामले में ये पहला केस दर्ज हुआ है। पुलिस के मुताबिक 42 वर्षीय महिला का निकाह 4 अक्टूबर 2001 को कोइफिजा निवासी फैज आलम अंसारी से मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार हुआ था। उनके 2 बच्चे हैं। शादी के बाद वो पति के साथ सिंगापुर में रहने लगी थी। पति पत्नी के पास सिंगापुर की नागरिकता है। शादी को लंबा समय बीत जाने के बाद भी फैज दहेज को लेकर पत्नी को परेशान करने लगा। साल 2013 में फैज परिवार सहित बेंगलुरु आ गया। लंबा समय बेंगलुरु में बिताने के बाद 10 जून 2020 को फैज ने दहेज की मांग को लेकर बीवी के साथ विवाद करना शुरू कर दिया। पत्नी ने जब समझाइश देने की कोशिश की तो फैज ने उस पर अनर्गल आरोप लगाना शुरू कर दिया। विवाद बढ़ने पर फैज ने स्पष्ट कह दिया है कि साथ नहीं रहना है और अब 25 लाख रुपए को लेकर मांग की जा रही है। मांग का विरोध करने पर फैज ने बीवी को घर से निकाल दिया। पीड़िता 4 दिन तक बेंगलुरु में अपनी सहेली के घर रुकी रही। इसके बाद वो भोपाल आ गई। 31 जुलाई को रात करीब 11 बजे फैज का पत्नी के भाई के पास व्हाट्सएप कॉल आया। फैज ने पत्नी से कहा कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हो, अब मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है, मैं अपने वैवाहिक संबंध समाप्त कर रहा हूँ, तुम्हें इसी वक्त से तलाक दे रहा हूँ। साथ ही फैज ने 3 बार तलाक 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 कह दिया। शादी को 19 साल हो गए। शादी के बाद से ही मेरे हस्बैंड की डिमांड्स होती थी जो मेरे घर वाले हर मुमकिन कोशिश करके पूरी कर देते थे। जैसे जैसे मेरे हस्बैंड के प्रमोशंस हुए वैसे वैसे उनकी डिमांड्स चेंज हुई। 11 जून को मेरे हस्बैंड की जो जिस तरह की डिमांड आई वो नामुमकिन थी मेरी माँ और भाई के लिए पूरी करना। उस बात पे बस झगड़ा पड़ा और फिर उन्होंने उल्टे सीधे एलिगेशंस लगाने शुरू करे। पैसे की डिमांड थी जो नामुमकिन थी मेरे भाई के लिए कर पाना। और मैंने उनको यही चीज़ समझाई कि 40 वर्षीय महिला हैं। उन्होंने अपने परिजनों के साथ रिपोर्ट आके लिखाई है कि उनके पति ने उनको घर से निकाल दिया और जब वो बेंगलोर से चल के अपने घर भोपाल आई तो टेलीफोन पर उसके पति ने उनको 3 तलाक दे दिया। उसके पति का नाम फैज़ आलम है जो एक बड़े होटल में जनरल मैनेजर के पद पर पदस्थ है। जो भी सरकार ने नया कानून बनाया है मुस्लिम महिलाओं के विवाह अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2019, इसके प्रावधानों के तहत ये अपराध की कहीनी थी। ट्रिपल तलाक कानून को खत्म करने की वजह यही थी कि शौहर अपनी बेगम से, अपनी बीवी से 3 बार किसी भी तरीके से तलाक 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 बोलकर तलाक ले लेता था और उसके बाद ही इस कानून को लाया गया। लेकिन पहली बार भोपाल में ट्रिपल तलाक कानून खत्म होने के बाद ये केस रजिस्टर्ड हुआ है। वैभव गुप्ता विशेष संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कानून बनने के बाद भी कोई खौफ नहीं है। बेंगलुरु से व्हाट्सएप कॉल पर तलाक 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 बोलकर बीवी को तलाक दे देते हैं और मांग की जाती, डिमांड्स की जाती हैं। आज भी हम ये सारी चीजें देख रहे हैं वैभव। शादी के 19 साल बाद दहेज प्रताड़ना, दहेज के लिए लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है।
उनकी ही पत्नी थी, वो 25 लाख रुपए के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। और व्हाट्सएप कॉल भी इसलिए किया गया, हालांकि ट्रिपल तलाक पर पूरी तरीके से रोक लग चुकी है और व्हाट्सएप कॉल करने का मतलब ही यही होता है कि आप व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकते। व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के जरिए आप कभी कॉलिंग करते हैं, अगर कोई दूसरा मोबाइल के थ्रू रिकॉर्ड नहीं करे तो आप इसका कभी भी प्रूफ नहीं रख सकते। इसलिए उन्होंने वीडियो व्हाट्सएप कॉल किया था, व्हाट्सएप पर उन्होंने मैसेज लिख के नहीं दिया। तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम किस युग में जी रहे हैं। हम तकनीक का उपयोग सदुपयोग करना चाहिए, लेकिन तकनीक का उपयोग आप ट्रिपल तलाक के लिए करेंगे जिस पर रोक लग चुकी है। और शादी के 18 से 19 साल होने के बाद, बच्चे होने के बावजूद उनकी मां के सामने पीड़िता को प्रताड़ित किया जाता था। 25 लाख रुपए की मांग के लिए जब मांग पूरी नहीं हुई तो जो पीड़िता थी उसके भाई के नंबर पर कॉल किया जाता है और अनर्गल आरोप भी लगाए जाते हैं और उससे बात कहा जाता है कि अब मैं आपके साथ नहीं रह सकता, इसलिए आपको तलाक दे रहा हूँ। और केवल 3 बार तलाक बोलकर अपना ये जो संबंध है उसको खत्म करने की कोशिश की जाती है। पूरा ही मामला कोईपदा थाने में रजिस्टर्ड हो चुका है, पूरे ही प्रकरण की जांच की जा रही है और संभवतः मध्य प्रदेश का ये ट्रिपल तलाक का पहला मामला होगा। अब देखना होगा कि आगे पुलिस इस मामले पर किस तरह से कार्रवाई करती है, क्योंकि इस मामले में जो स्वजन होते हैं और पीड़िता ने भी अपने शौहर को तमाम तरीके से समझाने की कोशिश की थी और लेकिन शौहर का कहना था कि आप 25 लाख रुपए लाइए तभी मेरे साथ रह पाएंगे। और जब वो 25 लाख की मांग पूरी नहीं हो सकी उसके बाद 3 बार व्हाट्सएप के जरिए ट्रिपल तलाक दे दिया जाता, तो बेहद दुखदायी भी है और लोगों को समझना होगा कि तकनीक का सदुपयोग करना चाहिए। ट्रिपल तलाक जैसे मामलों में इसका दुरुपयोग ना किया जाए। चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास वैभव। तो ट्रिपल तलाक मामले में पहला केस भोपाल में रजिस्टर्ड हुआ है। पति ने बेंगलुरु में बैठकर व्हाट्सएप के जरिए ट्रिपल तलाक दे दिया अपनी बीवी को और अब वो पुलिस की शरण में आई है। अब आगे पुलिस किस तरह की कार्रवाई इस मामले में करती है देखने वाली बात होगी। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने रफ्तार पकड़ ली है। गुरुवार को प्रदेश के 39 जिलों में झमाझम बारिश हुई। सीहोर जिले के रेहटी में 5, बालाघाट के किरनापुर में 4, सीहोर शहर में 3, राजगढ़ के ब्यावरा में 4 इंच बारिश दर्ज की गई है। शुक्रवार को भी इन जिलों में भारी बारिश की उम्मीद है। वहीं प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी करीब 1.5 महीने बाद गुरुवार शाम को जमकर बारिश हुई। शाम 6:30 बजे से रात 8:30 बजे तक 2 घंटे में भोपाल शहर में 1.5 इंच से ज्यादा बारिश हुई। बड़े तालाब के लेवल में 0.10 फीट का इजाफा हुआ है। मौसम केंद्र द्वारा गुरुवार शाम को जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार राजधानी में शुक्रवार को भी ऐसी ही बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा उज्जैन, इंदौर, होशंगाबाद, जबलपुर, सागर, ग्वालियर, चंबल, राजगढ़, गुना और शिवपुरी जिले में अगले 2 दिन भारी बारिश की संभावना है। धान, सोयाबीन, मक्का की फसलों को पानी की जरूरत थी, उन्हें इस बारिश से फायदा होने की उम्मीद है। पूर्वानुमान के अनुसार 2-3 दिन और अच्छी बारिश हो जाए तो कुएं, तालाबों, ट्यूबवेल में पानी आ जाएगा, जिसके चलते अगले रबी सीजन की फसलों की समय पर बोनी हो सकेगी। जानकारी लेंगे वापस से वैभव गुप्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बारिश झमाझम हो रही है भोपाल में। सबसे अच्छी बात तो यह है भोपाल वासियों के लिए जो काफी लंबे समय से तरस रहे थे, लेकिन फसलों के लिए भी अच्छी खबर है और बाकी पानी की कमी पूरी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, सावन का महीना बीतने के बाद अब प्रदेश वासियों को, भोपाल वासियों को खासकर गर्मी से निजात मिल रही है, क्योंकि इस वक्त भी राजधानी भोपाल में बेहद तेज बारिश हो रही है। जो गाड़ियां होती हैं उनको अपनी हेडलाइट जलाकर एक से दूसरे स्थान पर जाना पड़ा, उसमें तेज बारिश हो रही है। और लोगों के लिए अच्छी खबर है, किसानों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन जो गरीब लोग हैं जो कि मलिन बस्तियों में रहते हैं, हमने कई बार देखा है कि राजधानी भोपाल के जो नाले होते हैं उसमें बहाव बेहद तेज आता है, जिसके चलते कई बार युवकों की जान भी गई है। तो नगर निगम के लिए थोड़ी सी परेशानी वाली खबर जरूर हो सकती है, लेकिन किसानों के लिए बेहद अच्छी खबर है। उनके चेहरे पर मुस्कान वापस आ चुकी है, क्योंकि आमतौर पर सब यही मानते हैं कि सावन महीने में एक अच्छी बारिश होती है और किसान भी सावन के हिसाब से ही बोनी करता है। लेकिन इस बार चूंकि पूरे ही जुलाई और अगस्त में बहुत कम बारिश देखने को मिली थी, लेकिन आज और कल हमने देखा कि पूरे ही राजधानी में के साथ ही अन्य जो जिले हैं जो मध्य प्रदेश के हैं वहां पर बेहद तेज बारिश का जो पूर्वानुमान है वो मौसम विभाग के द्वारा पहले इस संबंध में जानकारी दी जा चुकी है। और इसके साथ ही मौसम विभाग ने ऐसे जिले जहां पर भारी बारिश होनी है वहां पर कलेक्टर्स को भी इस संबंध में सूचित कर दिया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि आने वाले 2 से 3 दिनों में जो बंगाल की खाड़ी से जो सिस्टम बन रहा है, इसके साथ ही जो ट्रफ लाइन जिसको हम घोड़का कहते हैं वो भी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, उज्जैन और भोपाल के ऊपर से गुजर रही है। तो आने वाले 2 से 3 दिनों में और भी ज्यादा तेज बारिश होने का जो पूर्वानुमान है मौसम विभाग के द्वारा जताया गया है। इसलिए लोगों को भी सचेत रहना होगा और जब वो घरों से बाहर निकले तो पूरी कोशिश करें कि जो नदी नाले होते हैं उससे दूर रहें, क्योंकि पानी का बहाव कभी भी तेज हो सकता है।
बिल्कुल, यानी ये परेशानी थोड़ी नगर निगम के लिए ज़रूर हो सकती है नदी नाले उफान पर, और कई जगह हमने देखा कि पानी रुक भी जाता है, और सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत, मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत जो पहले से हो जानी चाहिए। अब देखते हैं, बारिश तो सही मायनों में अब शुरू हुई है। बहरहाल शुक्रिया वैभव जानकारी के लिए। तो झमाझम बारिश मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी। अब छत्तीसगढ़ की बारिश के हालात आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में लगातार हो रही बारिश आफत बनकर टूट पड़ी है। जिले में पिछले एक पखवाड़े से हो रही बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। लगातार मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। सैकड़ों गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से कट चुका है। राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद हो चुका है। लगातार हो रही बारिश ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। चेरपाल तालपेरू नदी भी उफान पर है। इन नदियों के उफान पर आने से लगभग 30 से ज्यादा गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। गंभीर मरीजों को बाढ़ की वजह से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जिला प्रशासन और बाढ़ आपदा राहत की टीम लगातार बाढ़ ग्रसित इलाकों पर बचाव कार्य कर रही है। तो छत्तीसगढ़ जहां लबालब नदी नाले उफान पर हैं, और ऐसे में मूसलाधार बारिश की वजह से कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। गुप्तेश्वर संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गुप्तेश्वर, क्या हालात छत्तीसगढ़ में बारिश के? जी, मैं बताना चाहूंगा कि लगातार 12 दिनों से अनवरत बारिश हो रही है बीजापुर जिले में, जिस वजह से पूरा बीजापुर जिले के हालात बद से बदतर हो चुके हैं जी। और यहाँ पर इस 12 दिनों की बारिश में 2 बार राष्ट्रीय राजमार्ग जाम हो चुका है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग जाम होने से सैकड़ों वाहनें फंसी हुई हैं और जिला मुख्यालय बीजापुर का संपर्क बस्तर संभाग मुख्यालय से कट चुका है पूरी तरीके से। और यहाँ पर पोंजे, चेरपाल और बासागुड़ा में पुल में पानी भर जाने से बाढ़ की वजह से सैकड़ों गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। और आज सांसद दीपक बैज खुद बाढ़ ग्रसित इलाकों का दौरा करने के लिए बीजापुर जिला पहुंच रहे हैं और यहाँ पर लगातार एसडीआरएफ और नगर सेना के जवान लगातार बाढ़ ग्रसित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और वहाँ पे जो बाढ़ में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित जगह पर वो रेस्क्यू करके ला रहे हैं। और काफी मतलब हालात बद से बदतर हैं और यहाँ पे कलेक्टर रितेश अग्रवाल, विक्रम मंडावी विधायक और एसपी कमलोचन लगातार बाढ़ ग्रसित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और लोगों को समझाइश कर रहे हैं कि इस बाढ़ ग्रसित इलाकों पर वो पुलिये पार न करें। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में लगातार 12 दिन से झमाझम बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, नदी नाले उफान पर हैं, बाढ़ जैसे हालात छत्तीसगढ़ में बने हुए हैं और तमाम एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट पर हैं। जो भी लोग बाढ़ में फंस रहे हैं उन्हें एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों की तरफ से बचाव और राहत कार्य के जरिए बाहर निकाला जा रहा है, रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा रहा है। और ऐसे में कई राज्य ऐसे भी हैं जो अभी भी, जैसे हमने मध्य प्रदेश की भी बात की, मध्य प्रदेश में थोड़ी कम बारिश हो रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 12-13 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जो अच्छी तो है, लेकिन फिलहाल लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि लबालब पानी भरा हुआ है, नदी नाले उफान पर हैं, मुख्यालयों से संपर्क टूट रहा है। जो इमरजेंसी सर्विसेज यानी हेल्थ की जिनको इमरजेंसी सर्विसेज चाहिए वो फिलहाल उन्हें नहीं मिल पा रही हैं। इसी के साथ 545 खबर में इतना ही। आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।